स्लोप बना लिया है, स्लोप में आपने गड्ढा खोद लिया है, तो गड्ढा खोदने के बाद वो एकदम परपेंडिकुलर होना चाहिए, एकदम सीधा सीधा। ठीक है, लेने के बाद आप ऊपर से डिस्टर्बेंस नहीं हुआ है। अगर आपके पास स्पेक्ट्रल सिग्नेचर लेने का टाइम है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, बैठेंगे और आपका उसका OGR निकालेंगे। उसमें एक गन है, ठीक है, ऑप्टिकल रेडियस उसका निकलेगा ताकि हमें स्नो का ऑप्टिकल ग्रेन रेडियस मिल सके। सेम स्पेक्ट्रोमीटर है, बस उसमें एक हेलोजन लैंप इनबिल्ट है ताकि हमें सन का रिफ्लेक्टेंस का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वो भी बता दूंगा कैसे लिया जाता है। तो उससे जब आपने गड्ढा खोदा, आपको पिन्स मिलेंगी। पिन्स आपके पास होंगी, कलर्ड पिन्स। हर 3 सेंटीमीटर पे नाप करके आपको पिन्स लगानी है। जैसे कि अगर ये सरफेस का टॉप है, ये वाला सरफेस का टॉप है, यहाँ से 3 सेंटीमीटर एक पिन लगा दिया आपने, दूसरा 3 सेंटीमीटर, फिर 3, फिर 3, फिर 3। तो ऐसे स्टार्टिंग के जो 5 लेयर होंगी वो 3-3 सेंटीमीटर की होंगी। तो ये 5 लेयर हो गई, 15 सेंटीमीटर आपने कवर किया। जो चौथी लेयर है वो 5 सेंटीमीटर की होगी, तो आपने टोटल 20 सेंटीमीटर कवर कर लिया। यही हमारा इंटरेस्ट है। ठीक है, 3 लेयर, 5 लेयर, 3-3 सेंटीमीटर। जो नेक्स्ट लेयर है वो 5 सेंटीमीटर। बल्ब वाला कह रहे थे ग्रेन साइज नापने के लिए, हाँ, क्या कहते हैं बता। ये आपने पिन मार्क कर लिया। पिन मार्क करने के बाद उस जो एक हमारे पास जो गन है उसका रेफरेंस उसी में है। उसमें एक शील्ड है, आप उसको लगा के उसमें डायरेक्ट उसका रेफरेंस ले लेंगे। रेफरेंस लेने के बाद, ठीक है, आपको वो गन उस 3 सेंटीमीटर एरिया में पॉइंट करनी है। टॉप 3 सेंटीमीटर है, पहली लेयर में पॉइंट करनी है। और पॉइंट करने के बाद आपको स्पेक्ट्रल सिग्नेचर लेना है। पॉइंट करने के लिए आपको उसको लेज़र बीम टाइप का है? नहीं, गन है, आपको पूरा स्नो में सटाना है उसको। ठीक है, ऐसे एकदम आपको पूरा आएगा। अब आपको यहाँ से रेफरेंस लेना होगा उस 3 सेंटीमीटर का, स्नो से पूरा टच ही करा लो, पूरा टच हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास माइक्रोफाइबर क्लॉथ होना चाहिए, क्योंकि स्नो के लेंस पे पानी आ जाएगा। जब आप सेकेंड लेयर में लेने जाएंगे तो आपको उसको वाइप करना होगा। लेंस इंस्ट्रूमेंट का लेंस आगे वाला ग्लास लगा है, उसको वाइप करोगे। वाइप करने के बाद तो दूसरी लेयर का स्पेक्ट्रा लोगे, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी लेयर, ऑल 6 लेयर का आपने स्पेक्ट्रा ले लिया। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि आपने सिर्फ इतना एरिया खोदा था। आपने जब खोदा होगा तो थोड़ा वाइड एरिया खोदा होगा। ये एरिया आपके सैंपल के लिए है, ये एरिया आपकी डेंसिटी के लिए है। ठीक है, तो एक तरफ अगर आपके पास डेंसिटी कटर है, दैट इज़ वेरी वेरी गुड। आपको हर 3 सेंटीमीटर में वो डेंसिटी कटर पूरा अंदर घुसा देना है। ठीक है, और उसको वाइप कर देना, उसके अंदर कितना वेट आ रहा है आपको उसको फिर वहीं पे वे कर देना है। डेंसिटी कटर एक प्लेट वाला है ना एल्यूमिनियम का, यही डिपेंड करता है कि आपके पास कैसा है। आपका डेंसिटी कटर रेक्टेंगुलर शेप में है, सिलेंड्रिकल शेप में है, प्लेट शेप में है। तीनों की मेथोडोलॉजी अलग है। हमारे पास कौन सा? हमारे पास तो अब एट सच तो हमारे पास कोई नहीं है, हम प्लेट यूज़ करते हैं। हम लोग भी प्लेट ही यूज़ कर रहे हैं। सर्कुलर वाला आ रहा है। अगर सर्कुलर वाला आ रहा है तो बस यही करना है, पहले उस सर्कुलर वाले का एम्प्टी वेट ले लो। एम्प्टी वेट ले लिया, आपको वेट नोट होगा। मास अपन वॉल्यूम वही, हाँ ठीक है। फिर आपने इसको अच्छे से घुसाना है, पर याद रखना कॉम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है, आपको एक प्लेट, आपको जैसे डेंसिटी उसका जो वॉल्यूम है, अगर उस सिलेंड्रिकल जो आ रहा है डेंसिटी कटर, उसका लेंथ इतनी है, तो आप ये ऐसे ऊपर रख के वो लेंथ नाप लो। लेंथ के पीछे अपना जो प्लेट है आपकी शॉवर प्लेट, वो अंदर गाड़ दो पीछे साइड पे। उससे क्या होगा, ये स्नो पीछे नहीं खसकेगा। ठीक है, उसके बाद आपको धीरे से ट्विस्ट करते हुए वो अंदर सिलेंड्रिकल शेप अंदर घुसा देना है। उसको फिर पुल आउट करोगे स्नो, क्योंकि और तब तक रीच करना जब तक वो पीछे वाला कट मैच नहीं होता। अगर उससे पहले हटाए तो स्नो नहीं आ पाएगी पूरी। उस तक रीच हो गया, वो पहले से कटा हुआ है, तो पूरा पार्ट स्नो आ गया उस सिलेंड्रिकल शेप में। उसको बाहर निकालो, फिर वे कर लो। ठीक है, आप दोनों वेट को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको मास ऑफ स्नो मिल जाएगा, और उस सिलेंडर का वॉल्यूम फिक्स है। मास बाय वॉल्यूम आपको हर लेयर का डेंसिटी मिल जाएगा। ये इस तरह से सारी डेंसिटी ले लेनी है। ठीक है, उसके बाद उस स्नो का काम है नहीं है फ़र्क नहीं पड़ता। सेकंड पोजीशन में जाओगे, फिर से टॉप 3 सेंटीमीटर एक्सकेवेट करोगे। याद रखना वो अच्छे से एक्सकेवेट करके पॉलीथीन में डालना है या आपको जिपलॉक बैग्स में डालना है। इसका कोड फिर से डिफरेंट होगा। BL बारालाचा लोकेशन 1 लेयर 1। ठीक है, सेकंड का लेयर 2। आपको हर स्नो को सेव करना है। अब इसमें भी एक ट्रिक है, जो टॉप लेयर है वो गंदी है, इसका अगर आप 100 ग्राम भी ले रहे हो तो बहुत है। सेकंड लेयर इससे थोड़ी गंदी है, तो आपको उसको 150 से 200 ग्राम लेना होगा। लेकिन जब आप इस 6th लेयर में जाओगे, आपको विजुअली दिख रहा होगा
अगर उसमें डस्ट ट्रैप्ड है तो उसका कलर येलोइश होगा, तो आपको उसका ज़्यादा लेने का ज़रूरत नहीं है। पर अगर वो वाइटिश है तो आपको उसको 400 ग्राम तक लेना पड़ेगा। तो इस लेयर से इस लेयर तक ये आपका विजुअल इंप्रेशन होगा कि आप देख पा रहे हो कितना गंदा है इसमें, उस हिसाब से लोगे। और अगर फिगर आउट नहीं कर पा रहे हो तो सेम प्रपोर्शन में वेट बढ़ाते जाना। ठीक है, 100 से स्टार्ट किया, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 50-50 ग्राम बढ़ाते चले जाना अगर क्लियरफाई नहीं कर पा रहे हो तो ये स्टेप होगा लेने का। हर चीज़ का मास वहीं पे नोट होगा और लेयर वहीं पे नोट होगी। स्पेक्ट्रा आपने पहले ले लिया। तो जो हमने सरफेस तो पहले भी ले लिया था, ये वाले ये सरफेस लेयर सरफेस के लिए अलग है, क्योंकि देखो वैसे भी आप बहुत बड़े एरिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो वहाँ पे, तो 4 सरफेस स्नो सैंपल्स वो अलग हैं, ये लेयर सैंपल्स के लिए आप अलग कर रहे हो। ठीक है। इस तरह से आपका सरफेस और लेयर सैंपल स्नो का कंप्लीट होता है। ये सिर्फ सैम्पलिंग है। उसके बाद आओगे फिल्टरेशन। ठीक है, अब फिल्टरेशन के लिए जैसा कि पहले बताया कि आपके पास एनफ वार्म वाटर होना चाहिए हॉट वाटर बाथ के लिए। तो आपके पास एक बकेट चाहिए जिसमें आपके पास हीटिंग रॉड होना चाहिए। उस जगह पे मुझे नहीं पता गीज़र होगा कि नहीं, हीटिंग रॉड चाहिए जिसमें आपको पानी गर्म कर सको। आप इलेक्ट्रिसिटी से आप पानी गर्म करोगे। एक बकेट में या किसी भी चीज़ में आपका हॉट वाटर बाथ तैयार हो रहा है। आपके पास बीकर लेना है 1000 ml के 1 लीटर के बीकर चाहिए, जितने पॉसिबल हों, पर बहुत ज़्यादा लेके फ़ायदा नहीं है। उतने ही लेने हैं जितने एक बार में आप मेल्ट कर सकें। तो अगर एक दिन में आप 1 पिट डग कर रहे हो तो आपके पास 6 लेयर सैंपल आ रहे हैं, राइट, और आपके पास 4 स्नो सैंपल सर्विस के आ रहे हैं, तो 10 आ रहे हैं। 10 बीकर मोर देन एनफ, एक बार में आप उसको फिल्टर आउट कर पाओगे। दो सैंपल लेंगे। लेयर का फिल्टरेशन 2 करोगे, सैंपल तो एक ही लोगे, एक ही पिट डग कर रहे हो, राइट। हाँ। तो एक बार में ज़्यादा ले लोगे, 2 सैंपल का दो ही, मतलब हाँ। समझा। लेयर के 2 सैंपल कैसे लोगे आप, मतलब आप समझो। अगर आपको वो बता रहे थे ना, वो डेंसिटी के लिए अलग लोगे। अरे डेंसिटी तो वही, वो सैंपल हमें कलेक्ट थोड़ी नहीं करना है, सैंपल तो ये कलेक्ट कर रहा है हाँ, ना। sample हाँ ये समझ collect गया, वो ठीक ठीक है। है। तो आप हॉट वाटर बाथ के लिए आपने पानी गर्म कर दिया है, अब बीकर ले लिया। बीकर एथेनॉल से वॉश हो जाएगा, वॉश करके फिर मिलीक्यू से रिंस होगा। एथेनॉल छोड़ोगे उसमें तो ओसी कंटेंट बढ़ जाएगा, तो एथेनॉल नहीं होना चाहिए। मिलीक्यू वाटर अल्गल वाटर है जो यहाँ से दूसरा क्या था, एथेनॉल, और दूसरा क्या वॉश करने? मिलीक्यू वाटर या अल्गल वाटर आप कह सकते हो उसको, या कहते हो कि सुपर क्या बोलते हो, रॉ वाटर या डीऑक्सीजनेटेड वाटर, जो भी कह लो, उसमें आयंस नहीं है। एसी में जो पानी निकलता है वो भी वही है, पर आप अल्गल वाटर यूज़ करोगे अच्छा वाला जो यहाँ पे है। ठीक है, अच्छे से वॉश कर लिया सारा बीकर, सिर्फ आपके पास वाटर है, उसमें कुछ नहीं है। रिंस कर दिया, झाड़ दिया, अब रख दिया। हर बीकर की अपनी नंबरिंग कर दो, 1 से 10 तक आपने नंबर दे दिया। अब आपने एक सैंपल ले लिया, कोई भी एक सैंपल ले लो, सरफेस का ले लो, लेयर ले लो, एक सैंपल लिया, उसको पूरा का पूरा बीकर में डालना है। पर उससे पहले तराजू पे बीकर रखो, टेयर कर दो। टेयर करने के बाद आपको बीकर का वेट 0 हो गया, उसमें आपने पहला पॉलीथीन का सैंपल सारा डाल दिया। सैंपल डालने के बाद आपको जो टोटल वेट आ रहा है वो आपने नोट कर लिया। तो इसलिए आपका जो कॉपी में जो इंडेक्स बनेगा वो बहुत सारे लाइंस का बनेगा, क्योंकि बहुत सारे स्टेप में काम होगा। तो सबसे पहला कॉलम जो बनेगा वो आपका सैंपल नेम बनेगा, या कौन से सैंपल नंबर ले रहे हो आप, ठीक है, किस जगह का ले रहे हो, BL1 है, सरफेस है, लेयर है, वो बनेगा। फिर दूसरा बनेगा किस बीकर में जा रहा है, बीकर का कोड 1 है, 2 है, बीकर नंबर क्या है, ठीक है, ये गया। लैट लॉन ये आप डालोगे, एलिवेशन डालोगे, नहीं डालोगे, आपकी अपनी इच्छा है, पर फिल्ट्रेशन यूनिट में इसकी ज़रूरत अभी नहीं है। आपने वो डाल दिया, बीकर कोड डाल दिया। अब टोटल वेट ऑफ द स्नो कितना गया है बीकर में, वो डाल दिया। अब इसी तरह से सारे बीकर को वे कर लोगे, सारा का स्नो मेल्ट उसमें डाल के सबका इनिशियल टोटल वेट आएगा। टोटल वेट ऑफ स्नो है अभी। अब आप उस स्नो को लेके रखोगे हॉट वाटर बाथ में। हॉट वाटर बाथ में ज़्यादा अगर पानी ज़्यादा गर्म हुआ तो क्या होगा कि पानी आपका इवेपोरेट हो जाएगा, तो आपका कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी। तो पानी उतना भी ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए कि आपका अंदर का मटेरियल उड़ने लगे। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो मटेरियल उड़ रहा है, एल्युमिनियम फॉइल्स हैं, उसको ऊपर से बीकर को कवर कर दो। अगर इवेपोरेट भी होगा तो ज़्यादा इवेपोरेट नहीं हो पाएगा, वो पानी बन के वापस चुएगा। हालांकि इवेपोरेशन आपका 2 ml 3 ml ही होगा, पर स्टैंडर्ड प्रोसीजर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद इसी तरह से आपका सारा स्नो सैंपल पूरा मेल्ट हो जाना चाहिए। मेल्ट होने के बाद आपको अच्छे से स्टर करना है, आपको फिल्ट्रेशन यूनिट तैयार करनी है। फिल्ट्रेशन यूनिट पूरा सेट करना है, इथेनॉल से वॉश करना है, उसके बाद एल्गल वाटर या मिल्की वाटर से रिंस करना है। फिल्ट्रेशन यूनिट आपका तैयार है। आप हाथ में ग्लव्स पहनेंगे, इसमें फिर दोनों आदमी ग्लव्स पहनेंगे, पर अगेन 2 पर्सन की ज़रूरत है। क्लीन हैंड और डर्टी हैंड फिर से फॉलो होगा।
जो आदमी फिल्टरेशन यूनिट और फिल्टर पेपर हैंडल कर रहा है वो सैंपल्स को नहीं छुएगा डायरेक्टली। तो एक आदमी फिल्टरेशन सेटअप पे है, वो फोर्सेप लेगा, फिल्टर पेपर लगाएगा, उसमें डाल उसको लैम्प करेगा, क्लैंप लगाएगा, ये उसका काम है। दूसरा पर्सन क्या करेगा, अगेन उस पूरे बीकर में जो है उसको अच्छे से स्टर करेगा, क्योंकि नीचे डिपॉजिट हो चुका होगा। स्टर आप कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि आपका निकल जा रहा है, पर उस तरह ऐसा हो नहीं पाएगा। रीज़न ये है, जब पानी गर्म होता है, जैसे जैसे पानी ठंडा होता है तो डर्ट आपकी वॉल पे चिपक जाती है, तो उस समय वो निकलती नहीं है। तो उसके लिए आपको एक स्टरर चाहिए होगा जिससे आप उसको अच्छे से घोल सकें। ऐसे घुमाने पे स्टर नहीं होगा कम्प्लीटली, तो बहुत सारा कंसंट्रेशन उसमें चला जाता है। तो अच्छे से स्टर करने के बाद 100 ml का सेंट्रीफ्यूज ट्यूब चाहिए। पहले 100 ml के सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में आपने स्टर करने के बाद एक सैंपल डाला। कितना सैंपल डालोगे अगेन वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। आप खुद से देख पा रहे हो सैंपल कितना गंदा है, ठीक है। ज़्यादा गंदा है तो अमाउंट कम, कम गंदा है तो अमाउंट ज़्यादा, ठीक है। इतना आपको लेना है। सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में लेने के बाद आप फिल्ट्रेशन यूनिट में डाल 10 ml लिया, डाल दिया। आपने कौन सा सैंपल डाला था, आपने टोटल वॉल्यूम नोट किया था, ठीक है, सॉरी टोटल वेट पहले नोट किया था। चाहो तो टोटल वॉल्यूम भी नोट कर लेना, वो आपको एग्जैक्ट तो नहीं मिलेगा पर एक अंदाज़ा मिल जाएगा। हम तो पॉइंट्स में ले चले जाते थे, वो अलग बात है। पर आपको टोटल बीकर 1 लीटर का है, आपको दिख रहा है 250 से 300 के बीच में है, तो रफली है कितना होगा, 270 हो सकता है, 260 हो सकता है। वो आप एक रफ आइडिया में आप टोटल वॉल्यूम भी नोट कर दिए हो। अब आपने 10 ml ले लिया स्नो को, उसमें सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में 100 ml वाले में 10 ml लेके फिल्ट्रेशन यूनिट में डाल दिया। डालने के बाद आपको अगेन इस सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में 50 ml अल्गल वाटर डालना है, इसको रिंस करने के लिए। रिंस करने के लिए सिर्फ इसको रिंस नहीं, क्योंकि इसमें भी कुछ पार्टिकल बचे हैं, वो पार्टिकल लेकर के आप वापस सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में डालो। उसमें डालोगे आपको सेंट्रीफ्यूज मशीन्स में, ठीक है, उसमें डालोगे आप जहाँ सेंट्रीफिकेशन चल रहा है, ठीक है, फिल्टरेशन चल रहा है, सॉरी फिल्टरेशन में डालोगे। फिर से फिल्टर चल रहा है और अभी तक फिल्टरेशन बंद नहीं हुआ, वो चल ही रहा है मशीन। फिर उसके बाद आपको स्कूप बॉटल होगी आपके पास, उसमें अल्कल वाटर भरा हुआ है। स्कूप बॉटल का काम क्या है, जो पेरीफेरी है फिल्टरेशन सेटअप का, उसमें भी पार्टिकल लगे हुए हैं। पेरीफेरी मतलब आप देखो फिल्टरेशन सेटअप ऐसा होता है, गोला सा होगा, यहाँ से फिल्टरेशन हो रहा है, तो उस स्कूप बॉटल को लेकर के, इसका पाइप ऐसे रहता है, यहाँ से स्क्वीज करोगे, ऐसे से घुमाओगे तो जितना भी पेरीफेरी में कचरा है वो सारा फिल्टरेशन पे चला जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद जब ये भी उस पर पहुँच गया, अब जाके आपका एक फिल्टरेशन सैंपल का पूरा हुआ, ठीक है। पर अभी भी आपका फिल्टरेशन चलता रहेगा। पानी डालने के बाद 1 मिनट तक आपको चलाना है। उससे क्या होगा, जितना भी वाटर है फिल्टर उसमें फिल्टर पेपर पे मैक्सिमम ड्राई हो जाएगा, एयर ड्राई, क्योंकि पूरा गीला फिल्टर पेपर आप नहीं रखना है, पूरा ड्राई हो जाएगा। लगभग 1 मिनट में काफ़ी हद तक पानी निकल जाएगा उसमें से। अब उसके बाद आपको क्लैंप हटाना है, वो फिल्टर पेपर उसी कैस्केड में रखना है जिसमें आपने पहले उठाया था। और अब आपको कॉलम में एक नई एंट्री आएगी कि आपने कितना वॉल्यूम यूज़ किया था इसको फिल्टर करने में। याद रखिएगा वो स्नो वॉल्यूम है, आपने अल्गल वाटर जो ऐड किया वो वॉल्यूम नहीं है, ठीक है। कितना स्नो वॉल्यूम यूज़ किया था वो ऐड कर दिया, किस कैस्केड में रखा है, मतलब कौन सा फिल्टर पेपर यूज़ हुआ है, अगला कॉलम वो रहेगा। कौन सा फिल्टर पेपर यूज़ कर दिया वो भी रख दिया। अब उसके बाद 2 नई चीज़ें, जिस सेंट्रीफ्यूज ट्यूब को आपने स्टार्टिंग में यूज़ किया था इसको फिल्टर करने के लिए, बचा हुआ स्नो सैंपल जो अभी आपके पास रॉ स्नो सैंपल है उसको भर देना है। 100 ml है, 80 ml भर के उसको लॉक करके उसमें वो कोड डाल देना है। ये स्नो सैंपल BL1 सरफेस 1 का जो भी है पैक होके पड़ा है, तो आपके पास एक स्नो सैंपल रॉ है, इन केस फ्यूचर में काम आएगा, वो पड़ा हुआ है। आपके पास फिल्टर पेपर पे उसका कचरा आ गया है, नीचे वाटर सॉल्युबल ऑर्गेनिक कार्बन का नीचे फिल्टरेट इकट्ठा हो चुका है। हर सैंपल के बाद आपको वो खोलना है, एक 50 ml या 100 ml का ट्यूब लेना है और जो नीचे पानी फिल्टरेट आया है वो भी डाल के उसको रख देना है और सील पे उसको लिखना है कि ये WSOC के लिए है, सैंपल 1 सरफेस 1। अगर WSOC नहीं लिखेंगे तो कभी कभी होगा कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए क्योंकि कुछ सैंपल स्नो सैंपल डर्टी होंगे ही नहीं, बहुत साफ़ होंगे, तो उनका रॉ पानी और फिल्टरेट वाला पानी एक जैसा दिखेगा, तो बाद में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। इसलिए दोनों का कोडिंग बहुत से ध्यान से रखना है। WSOC लिख दो, रॉ सैंपल लिख दो और उनका कोड लिख दो, पूरा सरफेस का है, उस लोकेशन का है, उस दिन का है, वो कोड अपने हिसाब से आप डिज़ाइन कर दो। इस तरह से एक फिल्टरेशन सेटअप पूरा होगा। उसके बाद वो बीकर आप ऐसे ही रख देना। अब आपने उसको वॉश कर लिया, अब फिर अगेन आपका विजुअल आएगा। आपको अगर दिख रहा है कि वो बहुत गंदा है
तो हमारे यहाँ जो कॉलम्स थे उसमें पूरे अभी एक प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो गया ना, एक सैंपल, हाँ। उसमें सैंपल आईडी आ जाएगी, बीकर कोड आ जाएगा, बीकर कोड, लाइट लॉन्ग एलिवेशन जो भी है, टोटल वेट ऑफ स्नो आ गया, हाँ टोटल वॉल्यूम ऑफ स्नो भी आ गया, रफली वेट आ गया, फिर वॉल्यूम आ गया, टोटल टोटल वॉल्यूम, फिर कितना हमने टोटल वॉल्यूम यूज़ किया स्नो का, कितना वॉल्यूम आपने यूज किया फिल्ट्रेशन के लिए, हाँ वो आ गया। वो आ गया, फिर फिल्टर पेपर का डिटेल आ गया। नंबर आ गया, और कोई इतना ही है ना। अभी तक इतना ही, ठीक है, ये आपने कर लिया, ये कॉलम से बन गए। अब सेकंड फिल्ट्रेशन में जाने से पहले अगेन आपको विजुअली देखना होगा। और एक कॉलम लिख दो लेबलिंग का, उसको टिक मारना कि सही से लेबलिंग किया था। तो पूरे प्रोसेस के एंड में अभी हम 3 तरह के सैंपल्स रख रहे हैं, उसका लेबलिंग सही से करना, उसको यस या टिक मारना तो तुम्हारा प्रोसेस है। या वो भी कर सकते हैं कि रॉ सैंपल कोड जो हम लोग फिल्ट्रेट पे रखे हैं वो भी इसी में कॉल में ऐड कर सकते हैं, रॉ और फिल्टर्ड वाटर स्टोर करें। लेबलिंग मतलब वो सारी चीज़ें कर रहे हो और टिक कर रहे हो कि एक सैंपल का सारा चीज़ खत्म। मतलब एक सैंपल एक बार में कंप्लीटली खत्म होने के बाद और ही इधर दूसरे पे पे जो नहीं तो गड़बड़ होता है। मिक्स हो जाएगी बहुत सारी चीज़ें इधर अब से। देखो सबसे इम्पोर्टेंट है, एंड हमारे पास 3 चीज़ रहेगी। एक एक रॉ सैंपल पूरा रॉ सैंपल कितना ml रखें? 100 100 ट्यूब्स आएंगी, 100 की अगर होगा तो वही 100 ml की ट्यूब्स आएंगी, सेंट्रीफ्यूज ट्यूब्स, उसी में ट्रांसपोर्ट इजी है, इतना पन्नी में बड़ा रख के लाना, फ्रोज करके लाना। नहीं 100 ml के 2-3 ट्यूब भी रख सकते हैं। कितना ml रखना चाहिए आपको? हम आगे किस में यूज़ करेंगे उस पर नहीं, पहले तो है कि ज़्यादा रखेंगे तो कुछ यूज़ कर सकते हैं, हमको भी नहीं पता कहाँ यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे। इससे इतना भी- मेहनत हो रहा है, सिर्फ 100 सैंपल सेव करना सही होगा। बेटर है कि फिर सैंपल भी बढ़ा लिया जाए और फिर 500 ml बॉटल में हाँ सेव करना चाहिए। तो फिर ठीक है, मतलब मैं बस एक आइडिया दे रहा था। अब आप चाहो तो 500 ml तक सेव करो, लेकिन फिर याद रखना अगर 500 ml आप सेव करना है आप, तो इनिशियल फेज में आप चले जाओ, सैंपल ज़्यादा कलेक्शन ज़्यादा 100 ग्राम नहीं देना। वैसे फिर फाइनल 1 लीटर का बोतल उठाता है, हाँ सैंपल तो वो बहुत मास कलेक्ट करेगा। हाँ इसमें से मतलब दोनों टीम को अलग अलग मास उठाने का जरूरत नहीं है, सामान को नीचे लाओगे फिर सेपरेट कर सकते हो। मुझे लगता है 500 ml तो यूज़ करना चाहिए, 100 ml यूज़ कर लिया 300-400 मिनिमम 800 ग्राम सैंपल चाहिए, क्योंकि आपको पता है ना स्नो जब आप लेते हो उसमें एयर भी है और ना वो मेल्ट होने के बाद वॉल्यूम जरूरी नहीं कि वॉल्यूम का वेट सेम आ रहा है, डेंसिटी इसी तो वेरी करेगा। तो 800 ग्राम स्नो सैंपल फिर लेना है, अगर मतलब आप समझ गए होगे राइट। हाँ तो प्रॉब्लम आती है जब सेकेंड स्टेज में आप जाते हो, पहले फिल्ट्रेशन से दूसरे में। एक्सेस लेबर वर्क बचाने के लिए आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। जब आपने पहला फिल्ट्रेशन कर लिया है, अब वो जिस फिल्ट्रेशन सेटअप को आप देख रहे थे, मिली क्यू से वॉश करने के बाद आपको क्या दिख रहा है कि उसमें अभी भी बहुत गंदा है। अगर गंदा है तब तो इथेनॉल चाहिए, इथेनॉल वॉश करना पड़ेगा। इथेनॉल वॉश करने के लिए फिर आपको 2 मिनट रुकना पड़ेगा, इथेनॉल पूरा इवेपोरेट भी होना चाहिए, नहीं तो फिर उसी कंटेंट बढ़ने लगेगा हमारा। और अगर आपको दिख रहा है कि गंदा नहीं है, क्योंकि जब आपने पहले वाला स्क्वीज बॉटल से किनारे किनारे धो दिया था, तो इतना धोना कि 20 से 30 ml आप उसमें डाल दो ताकि वो पूरा जो भी कचरा था नीचे बैठ जाए। तो गंदा नहीं है तो एक सेट के लिए आपको उसको दोबारा एथेनॉल से यूज़ करने का ज़रूरत नहीं है। पर जब आप नीचे वाला जो फिल्टरेट बचता है, क्योंकि उसमें एक भी आपका सस्पेंडेड पार्टिकल नहीं है, सिर्फ डिजॉल्व पार्टिकल बचा है, ठीक है, तो उसमें किनारे किनारे लगने का सवाल ही नहीं, सस्पेंडेड है ही नहीं। आपने जब नीचे वाला बॉटल WSOC के लिए पूरा रख लिया, हल्का सा एल्गा वाटर डाल के उसको घुमा के रख देंगे, बस उसमें एथेनॉल डालने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मतलब एक्सेस लेबर वर्क आप सोचोगे बहुत गंदा है फिर एथेनॉल डालोगे, वो मतलब ठीक, मतलब आप करना चाहो कर सकते हो पर ज़रूरत नहीं है उसकी। पर एक सेट पूरा होने के बाद नेक्स्ट डे तो आपको सब क्लीन करना ही पड़ेगा। तो इसी तरह से आप 10 सैंपल्स का कर सकते हो, सारी इन्वेंट्री बना सकते हो। ये एक दिन में एक सैंपल 10 सैंपल्स ये हो जाएंगे ना। जो आप कलेक्ट करो, मेरा ये है सैंपल्स होंगे कि आप और 3 उसको बार जा रहे 2 हैं। क्वेश्चन से लोगे। एक आसान वाला पहला, सैंपल लाओगे तो कहाँ रखोगे और कब फिल्ट्रेशन करोगे, क्योंकि इवेंचुअली तुम बेल्ट ला रहे हो तो मुझे लगता है कि टाइम रिजोल्यूशन का कोई ज़्यादा मैटर नहीं कर रहा। तुम लाओगे वो मेल्ट हो जाएगा हाँ, और एक साथ पूरा सेटअप करके फिल्ट्रेशन कर सकते हो। तो होटल में तो फ्रीजर मिल जाएगा, हम लोग वहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। ऐसा नहीं, नहीं, नहीं। होटल में ऐसा नहीं है। फिर तो उस दिन पानी से का वो रहेगा मतलब पूरा जैसे मेल्ट भी नहीं ड्रम होगा। वगैरह था, हाँ वैसा ड्रम ले लो, वहाँ सेव करते रहना तो मेल्ट ही हो जाएगा। अभी हम उसको आइस फेज में तो रख लेते हैं।
तो जिपलॉक में ही कैसे रहेगा? बस वही है, अच्छी तो क्वालिटी एक प्रोजेक्ट में जिपलॉक ले रहे हो तो वो रहेगा या तुम शाम बोल तक रहे हो अगले कि दिन उसी तक दिन filter filter में- मेरा ऑब्जेक्टिव है क्योंकि हमारे पास वो स्टैंडर्ड जिपलॉक्स हैं नहीं, ठीक है, और ये जो जिपलॉक्स हैं कितना भी अच्छा खरीद लो कहीं ना कहीं से कभी लीक हो जाता है। सॉलिड है, सस्टेन्ड है। मतलब उसी हफ्ते कर लेना चाहिए, हाँ, मेरा प्रोबेबिलिटी अगर उस दिन ही वापस आ रहे हैं, एक दो दिन बाद। हाँ एक दिन बाद या नेक्स्ट डे तो कर ही लो, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें, इकट्ठा हो जाने पर सैंपल है तो कर सकते हैं इकट्ठा हो जाने पर। 10 सैंपल, वही मेरा दूसरा क्वेश्चन होता है कि ऊपर क्या कर रहे हो, ये सैंपल लाके क्या स्टडी करोगे? पहले स्टडी, उसके लिए जो चाहिए, फिर तुमको समझ में आएगा सैम्पलिंग कितना करना है। मतलब मैंने आपको बस एक रफ आइडिया दिया है, वो प्रोसीजर हाँ, बताओ। procedure follow- साइंस के हिसाब से भी आप अपने हिसाब से आप डिसाइड कर लोगे कि आपको सरफेस के 4 चाहिए या 14 सैंपल। 2 दिन करीब एकोमोडेशन जाओगे पहले, अगर माध्यमिक का बात करें पर 2 दिन क्या एक हम दिन यूज़ कर सकते हैं इसके लिए? एक तो वही है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पार्टिकल्स का देख सकते हैं, और ये बेस बनेगा नेक्स्ट ईयर के लिए। इस साल जो लोग हैं, इस साल से नेक्स्ट ईयर कितना बढ़ा है वो देखा जा सकता है, क्योंकि मार्क करके आएंगे कि एक साल में कितना एकोमोडेशन होगा। ये 2 चीज़ें हैं जो कि डायरेक्टली सैम्पलिंग से रिलेटेड नहीं है। दो पिट का सोच के ही चलते हैं, 2 दिन जाएंगे 2 पिट करेंगे, अगर 2 दिन जा रहे हैं, 2 दिन जा रहे हैं तो 1 दिन करेंगे। हाँ, एक दिन में एक पिट इतना होगा, उसी पिट में फिर उसी पिट पर एडवांस करेंगे या 1 दिन के अंदर उसको एडवांस कर सकते हैं, कोई फर्क पड़ेगा कर सकते हैं। पर नया पिट पे अगर वही सेम लोकेशन पे है तो कोई मतलब उतना भी नहीं मिलेगा। और शायद तुम लोग पहुँचोगे, तुम्हारे पास सिर्फ 1 या 2 घंटे ही होगा, टाइम तो कम है। क्योंकि वापस आएंगे फिर। तो काम फास्ट करना होगा। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि एक ही पिट 2 दिन तक करो, मतलब ये सारे काम भी शायद ना हो। पहले दिन पहुंचा, सरफेस ले आ गया, दूसरे दिन पता है एग्जैक्टली, और सामान भी ज़्यादा लेके जा वहाँ पर पिट, मतलब मैं लास्ट टाइम गया था सिंथल, तो मतलब उतना भी नहीं, 4 साल पे, तो वहाँ पर पिट होना बहुत मुश्किल हो गया। तो वहाँ पर यार वो मतलब एकोमोडेशन जोन में मुझे लगता है बहुत मुश्किल है पिट होना। तो वही कोशिश हो सकता है कि 2 दिन लगे एक ही पिट ढंग से खोदने के लिए। हाँ, क्योंकि एक्सकवेशन में बहुत टाइम जाता है, आपकी सांस फूलने 2 फावड़े चलाने के बाद लंग्स बाहर आ जाते हैं। वो एलिवेशन है। हाँ, और हमारी गलती मत करना, हमने जो शॉवल्स लिए हैं वो कॉम्पैक्ट लिए कि हम उसको कैरी कर सकें, और वो शॉवल्स इतने छोटे हैं कि उनसे पिट खोदने में मतलब हमें लगता है कि हमारी रूह बाहर आ जाएगी। थोड़े बड़े शॉवल्स ले लो, यहाँ से Cleaning लगता है step- कि बर्फ ही खोदी है, बर्फ तो खोदी है, लेकिन वहाँ पर वहाँ समझ में आता है। तो बड़े शॉवल्स लेना आपको फिनिशिंग के लिए अच्छे से, जब स्मूथ करने के लिए, क्योंकि तब उस छोटा शॉवल use से कर लो। हाँ, तब आप छोटा यूज़ करो या कटर्स यूज़ करो, क्योंकि सरफेस एकदम स्मूथ होना चाहिए। नहीं तो स्पेक्ट्रल, जब आप लोग स्पेक्ट्रल लोगे, लाइट पेनिट्रेट कर जाएगा बाहर से, तो सरफेस एकदम स्मूथ रहेगा तो पूरा कैप्चर कर पाएगा। तो जितना स्मूथ सरफेस है उतना अच्छा लाइट जाएगा उसमें, मतलब आप स्पेक्ट्रल सिग्नेचर अच्छा है। तो स्पेक्ट्रल लेते समय बहुत ध्यान देना है आपको कि लाइट बाहर तो नहीं मिल रहा है। हम और साकिब क्या करते थे, गन लगाने के बाद अंधेरा करते थे, क्योंकि वो स्पेक्ट्रा में ही इनबिल्ट लाइट है, तो हमें दिखता है कि बाहर से लाइट तो बाहर नहीं आ रहा है। तो स्टैंडर्ड प्रोसीजर क्या होता है, जब आप वो स्पेक्ट्रा लेते हो गन से एकदम स्नो को सटा करके, तो आप शॉवल से अपने आप को ढक लेते हो, मतलब तिरपाल से अपने आप को ढक लो, ज़रा सा भी बाहर लाइट नहीं जाना चाहिए। उससे क्या होगा, उसकी हल्का सा भी लाइट अगर बाहर से निकल रहा है तो आपको दिख जाएगा। तो अगर आपके पास वो पॉसिबल नहीं है तो अपना ही जो रेन कोट है या जो आपने कोट पहना हाँ, है, हाँ। हल्का सा सर के ऊपर से ले लो, आप वहाँ अंधेरा करके देखो कि लाइट बाहर तो नहीं निकल रही। अगर लाइट बाहर निकल रही है तो फिर स्पेक्ट्रम मुझे नहीं लग रहा कि किसी काम का आएगा, क्योंकि जब आपने रेफरेंस लिया है तो इतनी सी भी लाइट बाहर नहीं जा रही है। आप समझो, आपका फुल रिफ्लेक्टेंस गया, पर इसमें लाइट बाहर चली जा रही है, उतना रिफ्लेक्टेंस उसमें जा नहीं रहा है, तो आप उसको लगेगा कि स्नो और बड़ा है, पर एक्चुअल में वो छोटा है, क्योंकि लाइट बाहर जा पा रही है। तो और उसमें लाइट जाएगा तो वो चीज़ें चेंज हो जाएंगी वैसा, तो वो ध्यान देना है। तो फाइन फिनिशिंग के लिए बारीक कटर से शॉवल यूज़ करो। गड्ढा खोदने के लिए मैं कहूँगा एकदम मजदूरों वाला शॉवल ले लो, बड़े वाले, खोदना आसान, नहीं तो बहुत हालत, क्योंकि हम जो शॉवल लिए उसका एरिया ही इतना बड़ा है, समझो। नहीं बड़ा हम देंगे, हाँ, समझ गया। वो चीज़ ले लेना, वो हमारी मिस्टेक थी, मिस्टेक नहीं थी, हम सीख पता रहे नहीं थे, था। हम सीख रहे थे, सीख गए अब। बाकी प्रोसीजर्स तो यही है।
अब PM सैम्पलर फिल्ट्रेशन